आगत का पांव। वैसे तो मुझे स्टेशन जाकर लोगों को विदा देने का चलन नापसंद है, पर इस बार मुझे स्टेशन जाना पड़ा और मित्रों को विदा देनी पड़ी। इसके कई कारण थे। पहला तो यही कि वे मित्र थे, और मित्रों के सामने सिद्धांत का प्रश्न उठाना ही बेकार होता है। दूसरे, वे आज निश्चय ही पहले दर्जे में सफर करने वाले थे, जिसके सामने खड़े होकर रूमाल हिलाना मुझे निहायत दिलचस्प हरकत जान पड़ती है। इसलिए मैं स्टेशन पहुंचा। मित्र के और भी बहुत से मित्र स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। उनके विभाग के सब कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी रौनक थी। चारों ओर उत्साह फूटा सा पड़ रहा था। अपने दफ्तर में मित्र जैसे ठीक समय से पहुंचते थे, वैसे ही गाड़ी भी ठीक समय पर आ गई थी। अब उन्होंने स्वामिभक्त मातहतों के हाथों गले में मालाएं पहनी, सबसे हाथ मिलाया, सबसे दो चार रस्मी बातें कहीं और फर्स्ट क्लास के डिब्बे के इतने नजदीक खड़े हो गए कि गाड़ी छूटने का खतरा न रहे। गाड़ी छूटने वाली थी। लोगों ने सिग्नल की ओर देखा। वह गिर चुका था। अब चूंकि कुछ और करना बाकी न था, इसलिए उन्होंने उन लोगों में से एक आदमी से बातें करनी शुरू की जो ऊपरी मन से हर काम के आदमी को दावत के लिए बुलाते हैं और जिनकी दावतों को हर आदमी ऊपरी मन से हंसकर टाल दिया करता है। हमारे मित्र भी उनकी दावत टाल चुके थे, इसलिए वे कहने लगे, इस बार आऊंगा तो आपके यहाँ रुकूंगा। वे हंसने लगे, कहने लगे, आप ही का घर है, आने की सूचना भेज दीजिएगा, मोटर लेकर स्टेशन आ जाएंगे। तब मित्र ने कहा, इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत है। तब मित्र बोले कि तकल्लुफ घर वालों से तो किया नहीं जाता। तब वे बोले, जाए साहब, ऐसा ही घर वाला मानते तो आप बिना एक शाम हमारे गरीबखाने पर रूखा सूखा खाए यूं ही न निकल जाते। तब मित्र ने कहा कि ऐसी क्या बात है, आप ही का खाता हूं। तब वे हे हे करने लगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी और लोग आशापूर्वक सिग्नल की ओर झांकने लगे। मैंने इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मित्र को हमेशा मेरे ही यहां आकर रुकना था और हम दोनों इस बात को जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे मित्र दफ्तर में आते तो समय से थे, पर जाने में हमेशा कुछ देर कर देते थे, वैसे ही समय हो जाने पर भी गाड़ी ने सीटी तो दे दी पर चली नहीं। इसलिए फिर रुक रुक कर इन विषयों पर बातें होने लगी कि मित्र को पहुंचते ही सबको चिट्ठी लिखनी चाहिए और उस शहर में अमरूद अच्छे मिलते हैं और साहब आइएगा तो अमरूद जरूर लाइएगा। तब पुराने नौकर ने बताया कि नाश्तेदान को बिस्तर के पीछे रख दिया है। तभी पुराने हेड क्लर्क बोले कि बिस्तर का सिरहाना उधर के बजाय इधर होता तो अच्छा होता, क्योंकि उधर कोयला उड़कर आएगा। तब हेड क्लर्क बोले कि नहीं, कोयला उधर नहीं आएगा, बल्कि उधर से सीनरी अच्छी दिखेगी। तभी कैशियर बाबू आ गए। उन्होंने मित्र को 10 रुपए की रेजगारी दे दी। तब मित्र ने खुलेआम उनके कंधे को थपथपाया और खुले गले से उन्हें धन्यवाद दिया। पर इस सबसे न तो कुछ होना था, न हुआ। लोग महीना भर से जानते थे कि मित्र को जाना है, इसलिए मतलब कि सभी बातें पहले ही अकेले में खत्म हो चुकी थीं और सबके सामने वे सभी बातें की जा चुकी थी जो सबके सामने कही जाती हैं। सामान रखा जा चुका था, टिकट खरीदा ही जा चुका था, मालाएं डाली ही जा चुकी थीं, हाथ या गले या दोनों मिल ही चुके थे और गाड़ी चलने का नाम तक न लेती थी। थिएटर में जब हीरो पर वार करने के लिए विलेन खंजर तानकर तिरछा खड़ा हो जाता है, उस वक्त पर्दे की री अटक जाए तो सोचिए क्या होगा। कुछ वैसी ही हालत थी। पर्दा नहीं गिर रहा था। चूंकि मेरे पास करने को कोई बात नहीं रह गई थी, इसलिए मैं मित्र से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगा जो बराबर बात कर सकता हो। जो ऐसा आदमी नजर में आया उसे मित्र की ओर ठेल भी दिया। उसने अपनी हमेशा वाली मुस्कान दिखाते हुए कहा, आपके जाने से यहाँ का क्लब सूना हो जाएगा। मित्र ने हंसकर इस तारीफ से इनकार किया। उसने कहा, पहले ब्राउन साहब के जमाने में टेनिस इसी तरह चली थी, पर अब देखिए क्या होता है। मित्र बोले, होता क्या है, आप चलाए। तभी वे एकदम नाराज हो गए। तुनक कर बोले, मैं क्या चला सकता हूं जनाब, मुझे तो ये लड़के क्लब का सेक्रेटरी ही नहीं होने देना चाहते। अब कोई टिकिया चोर सेक्रेटरी हो तभी टेनिस चलेगी, मुझे तो ये निकालने पर आमादा है। बोलते बोलते वे अकड़ कर खड़े हो गए। मित्र ने हंसकर इस विषय को टाला। उसके बाद इनकी बातों का भी दिवाला पिट गया और बात आई गई हो गई। पर गाड़ी नहीं चली। मित्र कुछ देर तक बेचैनी से सिग्नल की ओर देखते रहे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलकर पान सिगरेट के इंतजाम में लग गए। कुछ को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं ने इस कदर बेजार किया कि वे पास के बुक स्टॉल पर अखबार उल्टने लगे। कुछ के मन में कला, कौशल और ग्रामोद्योगों के प्रति एकदम से प्रेम उत्पन्न हो गया। वे पास की एक दुकान पर जाकर हैंडीक्राफ्ट के कुछ नमूने देखने लगे। तब एक पुराना स्थानीय नौकर मित्र के हाथ लग गया। उसे देखते ही अचानक मित्र के मन में समाज की समाजवादी व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो गया। वे हंसकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब वह रोकर अपनी पारिवारिक विपत्तियां सुनाने लगा। अब मित्र बड़े करुणाजनक भाव से उसकी बातें सुनने लगे। तब कुछ टिकट चेकर तेजी से आए और सामने से निकल गए। मित्र ने उनकी ओर देखा, पर जब तक वे कुछ बात करने की बात तय करे कि वे आगे निकल गए, तब तक एक लंबा सा गार्ड सीटी बजाता हुआ निकला। हेड क्लर्क ने कहा, सुनिए साहब, पर यह उसने अनसुना कर दिया और सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। पर गाड़ी फिर भी नहीं चली।
कुछ को परिस्थिति पर दया आई और वे मित्र के पास सिमट आए। पर घूम घूम कर कई लोगों ने कई छोटे छोटे गुट बना लिए और कला के लिए जैसे कला वैसे बात के लिए बातें चल निकली। एक साहब की निगाह मित्र की फूल मालाओं पर गई। उनको उसी से प्रेरणा मिली। बोले, गेंदे के फूल भी क्या कमाल पैदा करते हैं, असली फूल मालाएं तो गेंदे के फूलों की ही बनती है। बातचीत की सीरियल मोटर एक बार जब धक्का खाकर स्टार्ट हो गई तो उसके फटफटाहट फिर क्या पूछना। दूसरे महाशय ने कहा, इंडिया में अभी तो जैसे हम बैलगाड़ी के लेवल से ऊपर नहीं उठे, वैसे ही फूलों के मामले में गेंदे से ऊपर नहीं उभर पाए। गाड़ियों में बैलगाड़ी, मिठाइयों में पेड़ा, फूलों में गेंदा, लीजिए जनाब, यही है आपका इंडियन कल्चर। इसके जवाब में एक दूसरे साहब ने भीड़ के दूसरे कोने से चीख कर कहा, अंग्रेज चला गया पर अपनी औलाद छोड़ गया। इधर से उन्होंने कहा, जी हाँ, आप जैसा हिंदुस्तानी रह गया पर दिमाग बह गया। इतना कहकर जवाब में आने वाली बात का वार बचाने के लिए वे फिर मित्र की ओर मुखातिब हुए और कहने लगे, बताए साहब, गुलाब की वो वैरायटी निकाली है कि। तभी गार्ड ने फिर सीटी दी और वे चौंक कर इंजन की ओर देखने लगे। इंजन एक नए ढंग से सीसी करने लगा था। कुछ सेकंड तक यह आवाज चलती रही, पर उसके बाद फिर पहले वाली हालत पर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे दफ्तर छोड़ने के पहले मित्र कभी कभी कुर्सी से उठकर भी कोई नया कागज देखते ही फिर से बैठ जाते थे। तब उस पुष्प प्रेमी ने अपना व्याख्यान फिर से शुरू किया। हाँ साहब, तो अंग्रेजों ने गुलाब की वो वैरायटी निकाली है कि कमाल हासिल है। सनबर्स्ट, पिंक, लेडी हेलिंगटन, ब्लैक प्रिंस, वाह कमाल हासिल है। और अपने यहाँ तो जनाब वही पुराना टुया गुलाब लीजिए और खुशबू का नगाड़ा बजाए। बात यहीं पर थी कि इस बार गार्ड ने सीटी दी। बहस थम गई, पर कुछ देर गाड़ी में कोई हरकत नहीं हुई, इसलिए वे दूसरे महाशय भी भीड़ को फाड़कर सामने आ गए। अकड़ कर बोले, हाँ साहब, जरा फिर से तो चालू कीजिए वही पहले का दिमाग वाला मजमून। मेरा तो भाई दिमाग हिंदुस्तानी ही है, पर आइए आपके दिमाग को भी देख ले। तब मित्र महोदय बड़े जोर से हंसे और बोले, हातिम भाई और सक्सेना साहब में ये हमेशा ही चला करता है। याद रहेंगे साहब, ये झगड़े भी याद रहेंगे। इस तरह ये बात भी खत्म हुई। झगड़े को मजबूरन मैदान छोड़ना पड़ा। उधर सिग्नल गिरा हुआ था। इंजन फिर से सी करने लगा था, पर गाड़ी अंगद के पांव सी अपनी जगह टिकी थी। भीड़ के पिछले हिस्से में दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर धीरे धीरे किसी मित्र को समझा रहे थे, जनाब, जिंदगी में 3/4 तो दबाव है, क्वेश्चन को बोलबाला है, बाकी 1/4 अपनी तबीयत की जिंदगी है। देखिए ना, मेरा काम तो एक तख्त से चल जाता है, फिर भी दूसरों के लिए ड्राइंग रूम में सोफे डालने पड़ते हैं। तन ढांकने को एक धोती बहुत काफी है, पर देखिए बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना पड़ता है। यही क्वेश्चन है, यही जिंदगी है। स्वाद खराब होने पर भी दूध छोड़कर कॉफी पीता हूँ, जासूसी उपन्यास पढ़ने का मन करता है पर कांट और हीगेल पढ़ता हूँ, और जनाब गठिया का मरीज हूँ पर मित्रों के लिए स्टेशन आकर घंटों खड़ा रहता हूँ। वे और उनके श्रोता दोनों रहस्यपूर्ण ढंग से हंसने लगे और फिर मुझे अपने नजदीक खड़ा पाकर जोर से खुलकर हंसने लगे ताकि मुझे उनकी निश्चलता पर संदेह न हो सके। गाड़ी फिर भी नहीं चली। अब भीड़ तितर बितर होने लगी थी और मित्र के मुंह पर एक ऐसी दयनीय मुस्कान आ गई थी जो अपने लड़कों से झूठ बोलते समय, अपनी बीवी से चुराकर सिनेमा देखते समय या वोट मांगने में भविष्य के वादे करते समय हमारे मुंह पर आ जाती होगी। लगता था कि वे मुस्कुराना तो चाहते हैं पर किसी से आंख नहीं मिलाना चाहते। तभी अचानक गार्ड ने सीटी दी, झंडी हिलाई, इंजन का भोंपू बजा और गाड़ी चलने को हुई। लोगों ने मित्र से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाए। फिर मित्र ही डिब्बे में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाने लगे। कुछ लोग रुमाल हिलाने लगे। मैं इसी दृश्य के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने भी रुमाल निकालना चाहा, पर रुमाल सदा की भांति घर पर ही छूट गया था। मैं हाथ हिलाने लगा। एक साहब वजन लेने वाली मशीन पर बड़ी देर से अपना वजन ले रहे थे और दूसरों का वजन लेना देख रहे थे। गार्ड की सीटी सुनते ही वे दौड़कर आए और भीड़ को चीरते हुए मित्र तक पहुंचे। गाड़ी के चलते चलते उन्होंने उत्साह से हाथ मिलाया। फिर गाड़ी को निश्चित रूप से चलती हुई पाकर हसरत से साथ बोले, काश कि यह गाड़ी यहीं रह जाती।